करके आए हैं। आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास। धनंजय जी, आप राजस्थान में हैं, राजस्थान में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्या राजस्थान से इतर अगर दक्षिण भारत और उत्तर भारत की बात करें तो कहाँ आप पाते हैं जो कुछ अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो प्रशांत टंडन जी जिसकी जो बात रख रहे थे, जो थोड़ा सा उसको बढ़ाते हुए मैं रख रहा हूँ उसी सवाल के साथ। और महत्वपूर्ण बात ये कि आप बेस्ड हैं मुंबई में, पवार साहब, और इस वक्त जब चर्चा कर रहे हैं हम तो उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। देखिए कितनी तेजी से घटनाक्रम में परिवर्तन देख रहे हैं हम। उद्धव ठाकरे इस वक्त शरद पवार से मिल रहे हैं और आप जहां बैठे हैं वहां से थोड़ी दूरी पर सचिन पायलट साहब जो हैं वो अपनी ही पार्टी को चुनौती देते हुए कहे जा रहे हैं। वो हालांकि उनका अनशन खत्म हो गया है, लेकिन वो आज दिन भर थे। तो किस रूप में देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, धनंजय कुमार जी? ये सारे घटनाक्रम बताते हैं कि 2024 जो है वो आसान नहीं है और 2024 में बहुत कुछ होने जा रहा है। अगर हम राजस्थान से शुरू करें, जहां मैं हूं, अभी किशनगढ़ में हूं, यहाँ से थोड़ी दूर पर, मतलब 2 घंटे की दूरी पे जयपुर है, राजधानी राजस्थान की। और ये जो इलाका है बगल में अजमेर है और ये किशनगढ़ है जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है आमतौर पे। लेकिन देखिए राजस्थान में भी जो है आसान नहीं है बीजेपी के लिए। वसुंधरा राजे सिंधिया ताकतवर नेता है और मुझे लगता है कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार के समय भ्रष्टाचार हुआ था उसके खिलाफ अनशन कर रहे हैं पायलट साहब, तो उसमें भी बहुत कुछ संदेह है जिस पे बात की जा चुकी है। और ये अभी अलग अलग होकर के काम करने का समय नहीं है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले केजरीवाल साहब को लेकर के बात हुई, तो केजरीवाल तो चलिए थर्ड फ्रंट है, वो अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया, कई पार्टियों का दर्जा छीन लिया गया, मतलब उनकी उनका जो जनाधार था वो कम हुआ, तो जाहिर है छीनेगा वो। तो तीसरे धड़े के तौर पे अगर मान लेते हैं आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी को अपने तरीके से चलने का अधिकार है। लेकिन मैं कहूं कि भ्रष्टाचार के मैटर पे आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ है, उससे अलग नहीं है। अब शरद पवार जी का जो बयान है, देखिए शरद पवार जी को जो राजनीति को जो ठीक ठाक भी समझते हैं, बहुत ज्यादा नहीं ठीक ठाक भी समझते हैं, तो वो जानते हैं कि शरद पवार जी किस किस्म के व्यक्ति। शरद पवार जी कभी भी एकदम जो है ईमानदार किस्म के व्यक्ति नहीं माने गए, कद्दावर नेता माने जाते हैं, तोड़ जोड़ तिकड़मी माने जाते हैं। उनका बड़ा जनाधार है महाराष्ट्र का उन हिस्सों में जहाँ मराठा जहाँ से वो आते हैं, और किसानों के लिए काफी काम किया है, ये भी माने जाते हैं वो। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में उनकी जो है उनकी पार्टी या उनका जनाधार नहीं है। तो शरद पवार जी ने जो कहा है, चाहे अडानी को लेकर के कहा हो या और किसी मुद्दे को लेकर के कहा हो, जो लग रहा है कि उनकी डिग्री को लेकर के जो बात कर रहे हैं कि डिग्री महत्वपूर्ण नहीं है, तो शरद पवार साहब देखिए वो इस किस्म के व्यक्ति हैं कि वो समय की नज़ाकत को पहचानते हैं और उस हिसाब के अनुसार दाव चलते हैं। जैसे शतरंज का जब खेल होता है तो कई दफ़ा पीछे घर की तरफ लौटना पड़ता है, और घोड़े हैं या हाथी हैं ये सब तो जाने ही इसलिए जाते हैं, सैनिक तो है नहीं वो। तो शरद पवार एक इम्पॉर्टेंट धड़ा है, मैं मानता हूँ ये तमाम उनके बयानों के बाद भी, कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत सेनापति शरद पवार हैं। और उसको इस तौर पे देखिए कि जब पिछली बार ऐसा लगा था कि शरद पवार ने फिर एक चाल चली है और उनके भतीजे अजित पवार के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली थी रातों रात, सुबह में, और सुबह जो है शपथ ग्रहण हुआ था, तो लोगों को लगा था कि शरद पवार को नई चाल चली गई। लेकिन चाल ये चली कि अजित पवार जो है वो जो ईडी और सीबीआई के कब्जे में जो जाने वाले थे, उन पे जो ढेर सारे आरोप थे, वो आरोप खारिज हो गए। और शरद पवार ने जो है उनके मुंह से, बीजेपी के मुंह से कहिए एक तरह से, जिससे कहते हैं कि शेर के मुंह से बोटी छीन लाना, तो बीजेपी के मुंह से अजित पवार को भी खींच करके ले आए और उद्धव ठाकरे को भी ला करके सरकार चला दी। अब ये अलग बात रही कि शिवसेना टूट गई, और शिवसेना टूटने की बड़ी वजह ये रही कि जो है ईडी सीबीआई और जो है धन जन बल जिसको कहते हैं, जो बीजेपी में सारी चीजें हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनने के बाद भी न तो शिवसेना कमजोर हुई, ठीक है उनके विधायक चले गए, उनके सांसद चले गए, लेकिन जनाधार आज भी शिवसेना के साथ है
और बीजेपी इस बात को लेकर के डरी हुई है। बीजेपी के साथ जो है पहले शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे थे, और बीजेपी के साथ आज शिंदे हैं। दोनों में आसमान जमीन का अंदर है, बाघ बकरी का अंदर है, कि आप जो बाघ लेकर के चल रहे हैं और आप बकरी लेकर के चल रहे हैं। वो स्थिति महाराष्ट्र में। तो मैं देख पा रहा हूं कि भ्रष्टाचार जो मोदी जी हैं, वो तो भ्रष्टाचार को हटाने के मुद्दे को लेकर के आए थे, काला धन ला रहे थे कि देश में बहुत काला धन, देश का धन बाहर चला गया है विदेशों में, वो हम लेके आएंगे, और कांग्रेस पार्टी बहुत भ्रष्ट पार्टी है, उन सबको जेल में बंद करेंगे। इन्हीं वादों के साथ आए थे। तो 9 साल हो गए, लेकिन अब तक एक आदमी को बंद नहीं किया। इसका एक आदमी मुझे बताइए कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में बंद किया गया। काला धन वहां से जो स्विट्जरलैंड से या कहां से लाने वाले थे, कौन कौन से बैंक से, वो कहीं से आया नहीं। उल्टा अब जो है राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि ये 20,000 करोड़ रुपए 20,000 करोड़ रुपए जो हैं अडानी की कंपनी में हैं, वो किसके हैं? अब न सरकार को जवाब देना चाहिए था, सरकार पा रही है, न अडानी साहब जवाब दे पा रहे हैं। अब शरद पवार कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग को नहीं जानते। अब ये जो हास्यास्पद बात है कि हिंडनबर्ग को तो आज जो है छोटा सा छोटे से जिला क्या है जानता कि हिंडनबर्ग कौन है, और शरद पवार नहीं जानते। जो कारपोरेट कंपनियों के या कारपोरेट के जो लोग हैं उनके साथ घूमते हैं, जो आईसीसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको हिंडनबर्ग नहीं पता है। मुंबई में शेयर बाजार बहुत बड़ा बाजार है, उस शेयर बाजार से वाली जगह पे रहकर के नहीं जाने वर्ग को, तो कार्य की बात है। तो ये जो है मुझे लगता है शरद पवार जो कर रहे हैं गुगली है, वो कई दफा करते हैं। पहले अपना घर बचाते हैं, अपना घर बचाने, उनको भी तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, बिना पैसे लड़ सकता है क्या? और बीजेपी ने जिस तरह से बजट बढ़ा दिया, देखिए अब चुनाव कम पैसे में तो लड़े नहीं जा सकते। चुनाव के लिए बड़ी रैलियां होती है, टिकट खरीदे जाते हैं, क्या होता है, जनता को दारू भी पिलानी, मुर्गा भी खिलाना। One of the first times I came here during the 2019 election, I gave a speech in which I told you a lot of things about my brother which I thought people did not know. I wanted you to know him. I wanted you to know this man who was asking for your votes, who was asking you to allow him to serve you. But today, almost 4 years later, I know that you know Rahul. You know that he is an honest man, unafraid to speak the truth. You know that he is a brave man, undaunted by the power of those who want to silence him. You know that he is a compassionate man, always ready to hear about your life, your struggles, and to lend you a helping hand. You know that he has worked hard for you. He has raised your issues, tried to resolve your problems. He has stood by you through your difficult times, and you have stood by him through his.